आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इन सब के बारे में बात करेंगे। और टाइम पीरियड कौन सा होगा, 1950 से लेकर 1990 की बात करेंगे। हमारे देश की हालत हमें पता है कि जब आजाद हुआ था तब हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेजों ने पूरी तरह से लूट लिया था हमारे सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड वगैरह हो, सबको एक्सप्लॉइट कर दिया गया था। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सब कुछ खराब हो चुका है, उसे सही किया जाए, तो 5 ईयर प्लान लेकर आए। गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर में कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से 1990 तक जब हम पहुंचे तो हमारी ग्रोथ होगी। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स की, मतलब जो भी अलग अलग पॉलिसी बनी थी ना ब्रिटिशर के टाइम पर, उन पॉलिसी को चेंज किया गया शुरू से। जैसे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरी कौन थे, हमारे जमींदार। हमने फर्स्ट चैप्टर में जमींदार समझा, अगर किसी ने वो नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, इंटरमीडिएटरी को हटा दिया, जमींदारों को हटा दिया। क्या होता था उस टाइम पर, देखो जमींदारी सिस्टम क्या था, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जमींदार लेकर आए। जमींदारों को कहा कि भाई जो लैंड है ना उसके असली मालिक तुम लोग हो, ठीक है। तुम लोग क्या करो, जो फार्मर वहां पर काम कर रहे हैं ना उनसे लैंड रेवेन्यू लो ज्यादा से ज्यादा, और कुछ हिस्सा हमें दो, कुछ हिस्सा खुद रखो, मजे करो। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसके साथ हुई थी जमींदारी सिस्टम में, हमारे जो कल्टीवेटर थे, जो फार्मर थे उनके साथ, ठीक है। हमने क्या किया, अब इंटरमीडिएटरी जमींदारों को हटा दिया। हटाने का फायदा किसे हुआ, फार्मर्स को हुआ। फार्मर को क्या किया, अब फार्मर को हमने इंसेंटिव भी दिए ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो पाए, ठीक है। ये होगी बात खत्म। और सिंपल एक चीज क्या कर दी, पहले मालिकाना हक किसे था, ऑनरशिप राइट किसे थी, जमींदार को। अब हमने कहा कि जो लोग असल में काम कर रहे हैं ना जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, कल्टीवेटर, फार्मर, उन्हें ऑनरशिप राइट दे दी, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या, सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग। हमने कहा कि जो फार्मर है उन्हें हमने ऑनरशिप राइट दी थी, लेकिन एक लिमिट तक, मतलब एक इंसान या एक फैमिली के पास एक लिमिट तक लैंड होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने कह दिया कि भाई 20 एकड़ है, 20 एकड़ तक ही एक फैमिली रख सकती है अपने पास लैंड। अगर किसी के पास उससे ज्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट उसे जब्त करेगी, उसको क्या करेगी, उसे किसी और फैमिली को दे देगी जिसके पास लैंड नहीं है या थोड़ी लैंड है, ठीक है। ये हो गया सीलिंग वाला सिस्टम। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। हमने ये सुना था कि भाई ब्रिटिशर के टाइम पर जो लैंड थी ना वो फ्रेगमेंटेड लैंड थी, मतलब अगर मेरे पास 20 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ यहाँ पर है, 5 एकड़ कहीं और है, 5 एकड़ कहीं और है, जिसकी वजह से वहां पर प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम्हारे पास टोटल 20 एकड़ लैंड है ना, तुम एक जगह पर ले लो, उसके ऊपर खेती करो, जिससे तुम्हारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, हमारी ग्रोथ होगी, बात अच्छी है, गुड। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट। हमने ये सुना था कि ब्रिटिशर के टाइम पर क्या था कि भाई ये रेंट, लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम बहुत ज्यादा था, सबसे ज्यादा रेंट लिया जाता था, किससे, फार्मर से। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई फार्मर तू टेंशन ना ले, तो जितनी प्रोडक्शन कर रहा है ना उसका 1/3 तक ही हम तुझसे रेंट लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। जिससे क्या है भाई, फार्मर खुश है, थोड़ा बहुत तो खुशी होगा मेरा। कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं एक फार्मर हूं तो मेरे जैसे 10-12 और फार्मर होगी। गवर्नमेंट कहती है कि तुम सब लोग मिलकर काम करो, तुम सब लोग को अगर सामान लेना है तो इकट्ठे सामान लेने जाओ। अगर बल्क में सामान लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके अलावा अगर तुम इकट्ठे सामान बेचने जाओगे तो तुम्हारी ही बार्गेन पावर अच्छी रहेगी, मतलब अगर कस्टमर तुमसे सामान लेगा तो एक रेट पर दोगे तो कस्टमर ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये होगा अच्छा। ये सारे लैंड रिफॉर्म्स कौन लेकर आया, गवर्नमेंट लेकर आई हमारी, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह हमारे देश में नहीं लागू हो पाया, ये सिर्फ हमारे वेस्ट बंगाल और केरला में ही लागू हो पाया, उसके अलावा ये अच्छे से नहीं चल पाया। रीजन क्या था भाई, सिंपल है। पहला रीजन क्या था कि इंटरमीडिएटरी वाला, देखो रीजन ये था कि ये अच्छे तरीके से नहीं लग पाया। जैसे मान लो कि जमींदार थे, जमींदारों ने गवर्नमेंट को पता क्या कहा कि भाई हम लोग ही तो कल्टीवेटर है, उन्होंने खुद को ही रिप्रेजेंट कर दिया गवर्नमेंट के सामने कि भाई हम लोग ही फार्मर है, हम लोग ही लैंड पर काम कर रहे हैं, तो लैंड हमें दे दो। ये हो गया। दूसरा क्या था, एक लिमिट। अब अगर किसी जमींदार के पास ज्यादा लैंड होगी, फिर अब क्या हुआ, जो जमींदार थे ना उन्होंने केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई साहब हमारे पास तो इतनी ज्यादा लैंड है वगैरह वगैरह। और हमारे देश में अगर किसी चीज के ऊपर केस हो जाए तो वो आपको पता है कितने टाइम तक चलता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज का केस हो। तो लोगों के पास टाइम मिल गया, तो किस चीज के लिए टाइम मिल गया कि जो उनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी वो उन्होंने किसी और को बेच दी, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, जिससे क्या था उनके पास जो लैंड एक्स्ट्रा थी वो भी उन्हीं के पास रही, ठीक है। तो ये सब चीजों के होने के कारण क्या था, ये सारी लैंड रिफॉर्म पार्शियल तरीके से, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स होगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल मतलब कि एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, जैसे HYV सीड्स लेकर आए और हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1965 से लेकर 1968 में। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे पीक पर था, ठीक है। अगर कहा गया कि हमारे HYV सीड्स कब आए, हमारे HYV सीड्स है 1965 में, ठीक। इसके आने से क्या हुआ कि बहुत अच्छे से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हुई। HYV सीड्स अकेले नहीं यूज होते, इसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ बहुत अच्छी ग्रोथ हुई हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसके साथ एक और चीज यूज होती है जो क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। अगर मान लो हमारी इतनी अच्छी फसल होगी, अब कीड़े वगैरह उसे खा ना जाए, इसलिए उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए जाते थे। तीनों चीजों को इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा इरिगेशन क्या था भाई, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज।
अब देखो जो हमारे HYV सीड्स है ना, ये बहुत पानी मांगते हैं, तो इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है ना, उसने अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए ताकि हमारे जो भी लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वहां पर पानी की कमी ना हो पाए। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, ठीक है। हमने HYV सीड्स की बात कर ली। अब HYV सीड्स कब आए थे? 1965 में आए थे। अब बात करें 1965 से 1975 में कि भाई जब HYV सीड्स आए तो क्या एकदम से सभी लोगों ने खरीद लिए? नहीं भाई, ये महंगे थे। तो जब पहला फेज था ना, उस फेज में इससे सिर्फ उसी लोगों ने खरीदा जिनके पास पैसा था, मतलब जो फार्मर, बड़े बड़े फार्मर थे ना, जिनके पास रिसोर्सेज थे, पैसा था, उन्होंने खरीदा। और ये मेनली उन्हीं स्टेट्स में खरीदे गए जहां पर हमारी राइस और वीट की खेती ज्यादा थी, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में खरीदे गए, ठीक है। ये था पहला फेज। लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई HYV सीड्स की मदद से हम लोग अपने पूरी एग्रीकल्चर को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब छोटे छोटे फार्मर्स भी इसे अपना सके, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा छोटे छोटे फार्मर्स थे, बड़े फार्मर थोड़े बहुत ही थे। सेकंड फेज जो था मिड 70s से मिड 80s में, तो तब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन प्रोवाइड करने शुरू कर दिए छोटे छोटे फार्मर्स को, और कम रेट के ऊपर, ताकि उन्हें एनकरेजमेंट मिले इन सब चीजों को खरीदने के लिए, और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए फर्टिलाइजर वगैरह पे, ठीक है। तो ये था फेज 2, और उनका मेन मन था कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे भारत में क्या कर दिया जाए, बखेर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या फायदे हुए? सबसे पहली चीज प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि एक जमीन की कितनी क्षमता है अनाज उगाने की, उसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी, और वो भी बढ़ चुकी थी किसके हेल्प से? HYV सीड्स के हेल्प से। उसके अलावा सब्सटेंशियल राइज इन एग्रीएज। एग्रीएज का मतलब होता है एग्रीकल्चर एरिया। हम लोग मान लेते हैं कि भाई देखो, अगर मेरे पास ज्यादा एग्रीकल्चर एरिया होता है तो मैं उसमें ज्यादा अनाज उगाता, लेकिन HYV सीड्स की हेल्प से क्या होता है, एक जमीन के ऊपर कोई अनाज उगाता हूं तो उसका ओइंग और हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसकी हेल्प से मैं क्या करता था, एक जमीन के ऊपर एक साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप्स भी उगा सकता था, जिसे हम डबल क्रॉपिंग भी कहते हैं। अगर मान लो मेरे पास ज्यादा एरिया होता तो ज्यादा क्रॉप्स उगाता। अब मेरे पास एक एरिया, लेकिन मैं क्रॉप तो अभी भी ज्यादा उगा रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि भाई उसकी हेल्प से मेरा एक तरह से एरिया ही बढ़ गया। किसका? एग्रीकल्चर एरिया। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। भाई पहले क्या होता था, फार्मर अनाज उगाते थे और खुद खा लेते, अपनी फैमिली को फुलफिल करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन जो हमारे ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर ने क्या कहा था कि भाई तुम लोग ना कमर्शियल फार्मिंग करो, बेचो सामान, खाओ पियो नहीं, जो उगाओगे वो बेचो। जिसकी वजह से क्या होगी, फार्मर्स को समझ आई कि भाई जो सामान वो उगा रहे हैं उसकी वैल्यू अगर वो खाते उतनी नहीं मिलती जितना वो बेचकर कमा सकते हैं। तो जो क्या कर सकता है, नजरिया बदल सकता है। क्या बदल सकता है? चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मिंग को देखने का फार्मर्स का नजरिया बदलता था, ठीक है। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब देखो, जब आजादी हुई तो उस टाइम पर हम लोग क्या इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे खाने पीने की चीजों के लिए, ठीक है। लेकिन हमने अब खुद प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, बहुत अच्छी प्रोडक्शन होने लगी, खाना पीना अनाज सब कुछ हमारे देश में भरपूर हो गया, ज्यादा होने लग गया, ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाने लगी। बफर स्टॉक का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई खुद तो खा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हो रहा है गवर्नमेंट उसको अलग से स्टोर कर रही है, ताकि अगर मार्केट में कभी अनाज कम हो जाए तो गवर्नमेंट वहां से उठाकर लोगों को दे सके, या कभी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या कभी फेमाइन की सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट उसको यूज कर सके, ठीक है। क्योंकि भाई नुकसान क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? क्या नुकसान थे भाई? देखो, HYV सीड्स जो थे ये बहुत महंगे थे। अब महंगे थे तो ज्यादातर लोग नहीं खरीद पाए थे। बड़ा दुख था कि ये सारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता था, जैसे वीट और राइस की प्रोडक्शन तो ये बढ़ा रहा था। लेकिन देखा जाए तो पल्सेस हो गई या कमर्शियल क्रॉप जैसे जूट हो गए, कॉटन हो गया, इन सब की प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ा पा रहा था जैसे वीट और राइस की बढ़ा रहा था। तो ये क्या था, लिमिटेड क्रॉप्स में था भाई ये, मतलब वीट राइस वगैरह छोटी थोड़ी बहुत क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, बाकी की नहीं बढ़ा पा रहा था, ठीक है। उसके बाद अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब ये हमारे पूरे देश में स्प्रेड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया भाई? देखो, हमारे देश के कुछ जगह जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु वगैरह, इनमें यहाँ पर तो ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा अच्छा आया। उसके अलावा जैसे यूपी, बिहार वगैरह यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं आ पाया। रीजन क्या था भाई? कोई भी रीजन हो सकता है कि लोग नहीं खरीद पाए, लोगों के पास पैसे नहीं था, कुछ भी रीजन, लेकिन पूरे देश में स्प्रेड नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। क्या मतलब यार, हमारी पॉपुलेशन जो फार्मिंग में थी वो तो बहुत ज्यादा थी, मतलब लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी जिन्होंने HYV सीड्स को खरीदा। पॉपुलेशन बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से लिमिटेड लोग जो अमीर फार्मर्स थे ना, रिच, बड़े बड़े, जिनके पास ज्यादा लैंड थी, उन्होंने खरीदे, ठीक है। उसके अलावा जो छोटे छोटे फार्मर्स थे वो नहीं खरीद पाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी एफर्ट कर ले, पैसा भी तो होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं था। उसके बाद इकोनॉमिक डिवाइड आ गया। अब जिन लोगों ने तो खरीद लिया, क्या जिन लोगों ने तो HYV सीड्स को खरीद लिया, उन लोगों की तो मजे ही मजे, प्रोडक्शन अच्छी हुई, अमीर हो गए, पूरा मजेदार, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदे वो तो गरीब रह गए, मतलब अमीर बहुत हो गए, गरीब और कम हो गए। तो ये इकोनॉमिक डिवाइड हो गया। लेकिन ये तो हो गया दुख, ये क्या था, लिमिटेशन। लेकिन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? एग्रीकल्चर सब्सिडी। गवर्नमेंट ने कहा था ना सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। अब इस सब्सिडी के पॉजिटिव इफेक्ट भी थे और नेगेटिव भी थे। नेगेटिव क्या? नेगेटिव भी ज्यादा होता है, पॉजिटिव क्या होता है?
देखो, ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। अब गवर्नमेंट कब तक सब्सिडी देती रहती है? भाई सब्सिडी का सिंपल मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई चीज आपको 10 रुपए की मिल रही है, गवर्नमेंट ने कहा उस चीज के ऊपर अगर आपको सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब 10 रुपए की चीज है आपको 8 रुपए में मिल रही है, 2 रुपए जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, उसे हम कहते हैं सब्सिडी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कब तक पे करती रहेगी? जब एक टाइम आता है जब गवर्नमेंट को वो सब्सिडी बर्डन लगने लग जाती है, तो वो सब्सिडी बंद कर देती है, तो उसको लगने लग गया भाई जो भी है। उसके बाद मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स। मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट मतलब कि भाई सब्सिडी, गवर्नमेंट का मन था कि भाई छोटे छोटे जो फार्मर है वो सब्सिडी का बेनिफिट ले और वो फार्मिंग करे, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने भी, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे, उन्होंने उस सब्सिडी का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जो तो पंगा हो गया, गलत बात अभी। उसके अलावा वेस्टफुल कंजप्शन। अब देखो किसी के पास कोई फ्री की चीज आती है, जैसे आपके पास अगर एक चॉकलेट की जगह 5 चॉकलेट आ गई, तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा खाओगे, कुछ वेस्ट कर दोगे, कुछ वैसे फेंक दोगे। वैसे ही अगर किसी के पास सब्सिडी फ्री की चीज आ रही है तो वो उसे वेस्टफुल कंजप्शन करता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ है नहीं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था भाई? अगर सब्सिडी होती है तो कुछ लोगों ने तो भी यूज की होगी ना, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने तो इस्तेमाल की होगी, और जिन्होंने इस्तेमाल की तो वो अपनी पॉवर्टी लाइन से बाहर निकले, उन्होंने अपने खाने के लिए सामान जुटाया और उसके अलावा अपनी इनकम से ही की, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट था, लेकिन नेगेटिव तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा पूरी तरह एक्सप्लॉइट हो चुका था। ठीक है, अब हमने ये सुना था कि भाई उस टाइम पर जो एक दो नाम जैसे टाटा बिरला वही नाम रह चुके थे, उसके अलावा बाकी नाम तो दिख ही नहीं रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाना जरूरी था। किसी भी देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ये ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो स्टेबल होती है। जैसे एग्रीकल्चर होता है, वहां पर सीजनल वर्क होता है या कभी ड्रॉट फेमाइन वगैरह आ जाती है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में ऑक्यूपेशन उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जितनी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रीज में हमने ये सुना कि भाई गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। क्यों भाई? गवर्नमेंट ही क्यों करे? ऐसे क्या रीजन थे उस टाइम पे जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ही योगदान बहुत जरूरी था? देखो ये सारे हैं रीजन। ये रीजन है, रीजन मतलब लैक ऑफ कैपिटल, पैसा ही नहीं था भाई, सबसे बड़ा रीजन। भाई हमारे देश में पैसा ही नहीं था। अब लोगों के पास तो पैसा है नहीं, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी इनकम नहीं है, तो वो क्या डिमांड करेंगे किसी चीज की? अगर वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ही नहीं करेंगे तो हमारी मार्केट कितनी छोटी होगी? हमारी मार्केट छोटी थी, इसी वजह से कोई भी इंसान उस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जो क्या था? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। कोई भी इंसान राजी नहीं हो रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। वो कह रहे इतनी छोटी मार्केट है, इसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट होगी? एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो भाई क्या इनकम होगी? इनकम नहीं होगी तो फिर से डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो मार्केट फिर से छोटी हो जाएगी। तो ये रीजन थे। उसके अलावा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट को ग्रोथ चाहिए थी लेकिन विद सोशल जस्टिस। ऐसा नहीं था कि हमारे देश की पूरी पूरी ग्रोथ हो जाए लेकिन आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है बेरोजगार घूमती रहे। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती थी। क्या ये प्राइवेट सेक्टर देखता? नहीं भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं सोचता। हर इंसान अपना प्रॉफिट के बारे में सोचता है। ये सब चीजें कौन सोचता है? गवर्नमेंट सोचती है। अब गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को सोचते हुए क्या किया? खुद कदम बढ़ाए, मैदान में आया। कब मैदान में आया? दैट इज 1956 में आईपीआर 1956 लेकर आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आया। वो क्या कहता है? अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई देखो, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम आ रहे हैं, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने आप आ रहे हैं, आप सब लोग क्या करो, हमारे पीछे पीछे आओ, हम आपका नुकसान उठाएंगे, टेंशन नहीं लें, हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ आप चलो। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बताया? आईपीएल 1956 में क्या था? गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर दिया था, सब डिवाइड कर दिया था। जैसे उसने कहा कि जो मेन 17 इंडस्ट्रीज है ना, जो मेन जैसे बॉम्ब, गोला बारूद वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब और जो कह लो रेलवे वगैरह, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो हम अपने अंडर रखेंगे। गवर्नमेंट कहती है पब्लिक सेक्टर के अंडर रहनी चाहिए, उसको कंट्रोल मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक सेक्टर करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो 12 इंडस्ट्रीज थी फर्टिलाइजर्स और माइनिंग वगैरह वाली, उसको क्या करना? गवर्नमेंट कह रही है ऐसा करे प्राइवेट सेक्टर तो हमारे साथ काम कर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ये चलाएंगे। लेकिन इसमें मेन डिसीजन कौन लेगा? इसमें भी मेन डिसीजन पब्लिक सेक्टर लेगी, गवर्नमेंट ही लेगी। ठीक है, सेकेंडरी रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है ऐसा कर, अब इसके अलावा जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बच जाती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर तो कंट्रोल कर ले, तू चला उसको, उसमें इन्वेस्ट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये भी अच्छी बात होगी। उसके बाद उसने क्या कहा? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ये कहती है भाई किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए ना आपको क्या करना है? लाइसेंस लेना जरूरी है। भाई ये तो गलत बात है। एक तरफ आप कहते हो कि पैसा लगाओ, दूसरी जगह आप लाइसेंस लेने को कहते हो। इसमें भी गवर्नमेंट ग्रोथ देख रही थी। कौन सी ग्रोथ देख रही थी? दैट इज प्रमोट रीजनल ग्रोथ। जैसे
अब देखो गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ इलाके जो बिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड एरियाज है, गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा करो, अगर आप लोग वहां पर इंडस्ट्रीज लगाओगे ना, हम आपको क्या कर देंगे, बहुत जल्दी जल्दी लाइसेंस दे देंगे या लाइसेंस में भी रियायतें दे देंगे। इसकी वजह से लोग वहां पर चले जाते थे। आईपीआर का मेन चीज क्या था, इंडस्ट्रियल कंसेशन। गवर्नमेंट ने क्या कंसेशन दिया, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तुम्हारा टैक्स कम कर देंगे, हम तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे, किसके ऊपर, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अब ये हो गया आईपीआर 1956 पूरा खत्म। उसके अलावा फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात। गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम होता है वो लोगों की हेल्प से होता है, मतलब ये लेबर इंटेंसिव होती है। अगर लेबर इंटेंसिव होगी तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ही अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स वगैरह जहां पर बनती है, लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री बढ़ती है तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। वहीं पर अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ती है तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जो हम लोग एक्चुअल में चाहते थे, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट हमारा 10 करोड़ से कम हो और साल की टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, बिल्कुल लोगों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। उसके अलावा इसकी लोकेशन फ्लेक्सिबल होती है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। मतलब अगर मालूम हमें लगता है कि कोई एरिया बैकवर्ड है, हम वहां पर भी इसे लगा देंगे, उसकी ग्रोथ करवा देंगे। लेकिन अगर हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखें, उसके लिए हमें स्पेसिफिक एरिया ढूंढना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया ढूंढना पड़ेगा, और जहां पर रिहायशी एरिया ज्यादा ना हो वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज थी। उसके अलावा इट नीड अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन दिस देयरफॉर इक्विटी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा पैसा लगता तो लोग ज्यादा इसके लिए एनकरेज होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ही है कि यहाँ पर पैसा कम लगता है लेकिन इसके बेनिफिट ज्यादा है। तो गवर्नमेंट चाहती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाए, जिससे क्या हो, हमारी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, जिसकी वजह से हमारी ज्यादा इनकम हो। ज्यादा इनकम होगी तो हमारे देश के लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश की ग्रोथ होगी विद सोशल वेलफेयर। तो यही चीज गवर्नमेंट चाहते हो, यही चीज होगी। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड की, ठीक है। ट्रेड क्या था भाई, जो भी हम लोगों ने नॉर्मली क्या किया, हम लोगों ने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। भाई हम लोग वो सामान को इंपोर्ट नहीं करेंगे जो हम अपने देश में बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है। हमने क्या किया, स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट को रोका। कैसे रोका, टैरिफ की, मतलब टैक्स लगाकर रोका। हमने इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जिससे इंपोर्ट कम हो गए, और हमने कोटास रख दिए। हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हम इस कोटा से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये अलग अलग कोटा लगा दिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हो गई, ठीक है। इंपोर्ट कम क्यों किए गए थे, ताकि हम अपना फॉरेक्स बचा सके। मतलब अगर हम लोग इंपोर्ट करते तो हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे पास बच जाएगा, और हम उसे इस्तेमाल करेंगे वो सारा सामान खरीदने के लिए, वो सारा सामान इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे देश की डेवलपमेंट में और काम आएगा। जैसे मान लो हैवी मशीन्स वगैरह जो हमारे देश में नहीं बन पा रही तो उसे इंपोर्ट कर लेंगे, तो इस चीज का बेनिफिट है काफी है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। देखो अब हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो गुड्स इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी जो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बन रही थी। अगर बाहर से सामान हमारे देश में आता तो भाई उनका सामान ही बिकना था, हमारे देश का सामान तो फिर नहीं बिकना था। तो उस चीज को देखते हुए भी ये चीज अच्छी रही, चलो ये भी अच्छी बात है। अब देखो ट्रेड वाला सिस्टम कर दिया कि ट्रेड के ऊपर उन्होंने सिंपल एक चीज कही, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट को रोकेंगे, बस उन्होंने रोका ये दो तरीकों के। और इसे क्या कहते हैं, और इसे एक और चीज कहते हैं, दैट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ये उनकी थी, ठीक है। अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया, ट्रेड भी देख लिया, कुछ ज्यादा कहा है नहीं। उसमें कुछ गुड इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। गुड इफेक्ट क्या है कि हमारी जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो बढ़ गई। ऐसे 1950 में जो थी वो थी 13%, लेकिन वो बढ़कर होगी 24.6% कब, 1990 में। तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ी तो हमारी इंप्लॉयमेंट बढ़ी तो इनकम बढ़ी, तो वही चीज है, बहुत अच्छी बात है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, बस इतना हिसाब। हमारे देश में जो काफी इंडस्ट्री जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक सामान वाली इंडस्ट्री है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे से बढ़नी शुरू हो गई, जिससे हमारे देश की आउटपुट बहुत अच्छी बढ़ी, ठीक है। फिर आ गया नेगेटिव इफेक्ट। भाई नेगेटिव इफेक्ट बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये तो क्या ही था। अब देखो डोमिनेशन पब्लिक सेक्टर, ये तो बुरी बात है ना। अब देखो हमने क्या कहा था, इंडस्ट्रीज भाई 17 इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट के अंडर थी, एक तरह से 12 इंडस्ट्रीज के बाद वाली भी गवर्नमेंट के अंडर थी। मोर ओवर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर तो पब्लिक सेक्टर का ही हाथ था पूरा। अब देखो अगर ज्यादा से ज्यादा सभी चीजें सरकारी हो जाएंगी तो क्या सरकारी लोग काम अच्छे से करते, बहुत कम करते हैं भाई, एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाते। हमारे देश की आउटपुट जिस हिसाब से हम सोचते हैं उस हिसाब से नहीं हो पाती। अब उसके अलावा क्या है, करप्शन चलता है। करप्शन तो भाई देखो सरकारी नौकरी और करप्शन प्यार मोहब्बत वाली बात है। उसके अलावा लाइसेंस, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने का काम पड़ा कितना मुश्किल था, कितना लेंथी काम होता है।
भाई बंदे को जरूरत है इंडस्ट्री लगाने की, लेकिन तुम उन्होंने लाइसेंस के लिए कह दिया, भाई लाइसेंस लेते रहे तो मतलब वैसे थक जाए। तो ये चीज भी खराब थी भाई। रिस्ट्रिक्शन होना इंपोर्ट, अब देखो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ना अपना फॉरेक्स ना बचाएंगे इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के। भाई इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जिससे बाहरले देश वाले कंट्री का पैसा हमारे पास आएगा और हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा। इन लोगों ने सिर्फ पैसा रोका है, कमाया नहीं है। तो ये चीज गलत बात। तो ये हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, सब कुछ पढ़ लेना यार किताब में। हमारा चैप्टर हो गया खत्म। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में कुछ ठोकना ठोक दे। उसके अलावा नए आए हैं तो आप लोग ये बता दें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर है वन शॉट वीडियो वो प्लेलिस्ट पढ़ चुकी है, आप लोग जाकर देखिए। और गारंटी है 5-6 घंटे में आपके चैप्टर पूरी बुक खत्म हो चुकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और ये बुक भी ऑलमोस्ट ऐसी खत्म होगी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड वगैरह वगैरह।